गाइस माय चैनल एनपी स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मेरा टॉपिक है गोदान उपन्यास, जो प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसे महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है और यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास भी रहा है। तो आइए इसके हम पात्रों के बारे में बात करते हैं। पात्र योजना में है गोदान के असंख्य पात्रों में होरी ही कथानायक है। अन्य पात्र धनिया, गोबर, सोना, रूपा, शोभा, हीरा, भोला, नोहरी, माता दीन, दाता दीन, झिंगुरी सिंह, पंडित नोखेराम, राय साहब, मालती, मेहता, रुद्रपाल, मिर्जा खुर्शीद खन्ना, सूर्य प्रताप सिंह आदि महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो आइए हम इस उपन्यास के बारे में जानते हैं। उपन्यास का स्टार्ट ही ग्रामीण वातावरण से होता है। होरी कहता है, बैल को साने पानी देते हुए धनिया से कहता है कि गोबर को ऊख गोड़ने भेज दो, और स्वयं अपने भी जाता है। ऊख गोड़ कर घर आते हैं दोनों। और होरी एक दिन राय साहब से मिलने के लिए जाता है। राय साहब के यहाँ होरी पहुँचते ही राय साहब बोलते हैं, और होरी ठीक है? होरी कहता है, हाँ मालिक ठीक है। राय साहब अपने घर में आवाज़ देते हैं कि होरी आया, कुछ शरबत पानी लेकर आओ इसके लिए। और राय साहब को तुरंत बुलावा आ जाता है। राय साहब कहते हैं कि मुझे चलना पड़ेगा काउंसलिंग के काम के लिए। राय साहब चले जाते हैं और होरी भी कहता है कि मालिक मैं भी चलता हूँ। वो भी वहाँ से चला जाता है और रास्ते में आते हुए उसे भोला अहिर मिलता है, जो कबरी गाय खरीद कर लेकर जा रहा था अपने घर। होरी को पहले से गाय की इच्छा थी कि गाय खरीदने की। उसकी गाय को देखा, वो बहुत खुश हुआ और बात करते करते घर तक चला गया। भोला अहिर की पत्नी नहीं थी, उसका मृत्यु हो गया था। उसकी शादी का जिम्मा होरी लेते हैं। भोला अहिर कहता है, होरी भैया बस रहने दो, अब क्या शादी करना, बच्चे भी हैं। होरी कहता है कि घर तो संभालने के लिए चाहिए ही। यहाँ पर बातों बातों में भोला अहिर से गाय की बात हो जाती है। भोला अहिर कहता है, होरी भैया गाय लेनी है तो ले जाओ। होरी गाय के बदले भूसा भोला अहिर को देता है और गाय लेकर आते हैं घर पर, और उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। और यहीं से गोबर का भोला अहिर की बेटी झुनिया से चक्कर चलने लगता है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इधर गाय आती है उसके घर में, सब गांव वाले होरी से जलने लगते हैं। होरी के भाई शोभा और हीरा कहते हैं कि जब बंटवारे के वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, आज गाय खरीद ली। इधर राय साहब पंचायत लगाकर लगान की नोखेराम द्वारा लगान की वसूली के लिए ऐलान करवा रहे थे, और उसमें होरी और उसका बेटा गोबर भी शामिल था। पूरे गांव वाले भी शामिल थे, और 10 दिन की मोहलत दिए कि सब लोग लगान का पैसा चुका दो, वरना खेतों में हल नहीं चल पाएगा। गांव वाले परेशान हो गए कि इतने जल्दी कैसे लगान चुकाया जाएगा। होरी और गोबर रास्ते में आते हुए कहने लगे कि अभी इतना रुपया बकाया है। दुलारी सवाइन के बकाए हैं 40 रुपये लगभग, जो सूद के पैसे भी बढ़ रहे हैं। दाता दीन के बकाया है और ठाकुर झुमरी सिंह का बकाया है। सबका देना। इतने में गोबर वहाँ से भाग चला जाता है गुस्सा होकर। और एक दिन रात में ही होरी लगान के सिलसिले में बात करने के लिए शोभा के पास, अपने भाइयों के पास जाते हैं। पहले शोभा के पास जाते हैं, वहाँ पर बात करते हैं कि लगान कैसे दिया जाएगा। शोभा कहता है, होरी भैया घर में तो कुछ नहीं है, वही मैं भी सोच रहा हूँ, देखा जाएगा, कल तो कल है। और होरी वहाँ से चला जाता है। हीरा के पास जाते हैं तो हीरा घर पर नहीं रहता है, और इसी समय हीरा होरी की गाय को जहर की बूटी खिलाकर वहाँ से जाता है। तभी होरी आ जाता है वहीं, और हीरा घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। और
दोनों जाते हैं घर, होरी और धनिया घर में रहते हैं। गोबर रात में ही कहीं से घूम कर आता है और देखता है गैया छटपटा रही थी, तो वो घर में जाता है, कहता है कि बापू गैया छटपटा रही है, काले ने काट लिया क्या? काले जो उसका कुत्ता था। धनिया और होरी भागते हुए आते हैं, कहते हैं कि बेटा जा डॉक्टर को बुला कर लेकर आ। तो वैद्य जी वहाँ से गोबर उनको बुला कर लेकर आता है। वैद्य जी आकर गैया को देखते हैं तो कहते हैं कि होरी से कहते हैं कि होरी गैया तुम्हारी तो ठंडी हो गई, गैया की मृत्यु हो गई। और सब रोने लगे। रात में ही धनिया और होरी आपस में बात कर रहे हैं, किसने जड़ी की बूटी पिलाई होगी जहर की। तो होरी कहता है कि मुझे तो हीरा पे शक जा रहा है, वही गैया के पास से भागा जा रहा था। तो यहाँ पर धनिया आंखें लाल करती हुई कहती, बच्चों को छोड़ूंगी नहीं, सुबह पंचायत तक घसीटूंगी और पुलिस के हवाले करूंगी। पंचायत हुई तो पुलिस हीरा को पकड़ने के लिए जा रहे थे उसके बयान पर, लेकिन यहाँ होरी पुलिस को कैसे करके पैसे देकर मामला को सुलटाता है। 30 रुपए उधार के मांग कर देता, जो उसका भी सूद बढ़ता चला जाता है। अब एक दिन ऐसा, एक रात की ही घटना है, जब होरी का लड़का गोबर भोला अहिर की बेटी झुनिया को भगाकर अपने घर रात में ही लाया और पहले उसे घर में भेज दिया कि जाओ तुम, और अपने भाग गया शहर। होरी और धनिया झुनिया को अपना लेते हैं, जिसके लिए पंचायत होती है। तो पंडित दाता दीन उस पे उसके खेतों को ले लेता है और बाद में उसी के होरी के खेत में ही उसे काम करने के लिए कहता है, मैं तुम्हें बीज और बैल देता हूँ और आधा आधा तुम्हारा आधा मेरा साझा रहेगा। खेत होरी का और पूरे परिवार सहित काम भी कर रहे हैं और पंडित दादा दीन का आधा साझा। इसके पहले पंडित दादा दीन का लड़का जो है एक चमारन सीलिया को भगाकर अपने घर में रखा हुआ, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगता है। एक दिन पूरे परिवार सहित होरी काम कर रहा था खेतों में अपनी बेटियों के साथ। पंडित दादा दीन का लड़का आता है और उसकी बेटी को बुरी नज़र से देखता है, तो होरी तेज़ी से काम करने लगता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और गांव के लोग एकत्रित होकर उसे घर लेकर आते हैं और होरी बीमार हो जाता है काफ़ी। और उसी दिन गोबर शहर से कमाकर आता है घर। जो मुर्शीद मिर्ज़ा साहब के यहाँ काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा, पूछा तुम्हारा परिवार नहीं है? तो उसने सही से बताया, तो कहा पहले तुम जाओ घर। उसे बहुत सारा पैसे दिए और वो घर आया। और उस दिन गांव में सारे बच्चे गोबर को उसके घर पर लेकर आ रहे थे, ऐसा मानो कि जैसे शहर से कोई पहली बार आया हो और उसे ऐसी इज्जत सम्मान मिल रहा है कि गांव वाले भी आश्चर्यचकित हैं। यहीं पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि पूंजीवाद ऐसा है जो मजदूर वर्ग के लिए अच्छा माना गया। जब गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ तो पूंजीवाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। उस समय गाँव में भी उसका असर दिख रहा था। जब गोबर घर पर पहुंचा तो उसके पिताजी देखे और उसकी खुशी से वह ठीक हो गए और गोबर घर में आया और उसकी माँ पहले उसे अपनी पत्नी के पास भेज दिया कि जाओ, वो बहुत नाराज़ है, तुम उसे छोड़कर चले गए थे। गोबर जाता है घर में और उसे समझाता है, कई घंटों तक बातें चलती हैं। इधर गोबर की बहन रूपा और सोना के लिए वो जो कपड़े लेकर आया था, वो लोग उसकी अटैची या पेटी में देख रहे थे और काफ़ी खुश हो रहे थे। गोबर सबके लिए कपड़े लेकर आया था शहर से पहली बार।
गोबर अपने पिता और पूरे परिवार को मना कर देता है, कोई खेत में काम करने नहीं जाएगा पंडित दाता दीन के यहाँ। होरी कहता है अच्छा नहीं जाएंगे। इसी के बदले दाता दीन और ठाकुर झुमरी सिंह और नोखे राम तीनों मिलकर उस पर कर को बढ़ा देते हैं, जमा किया गया हुआ भी और जोड़ देते हैं उसी में, बिल नहीं देते थे। और एक दिन रात में ही दोनों होरी और गोबर बैठे हुए थे, तभी गांव वाला एक व्यक्ति संदेशा लेकर आता है कि होरी तुमको झिंगुरी सिंह बुलाए हैं अपने यहाँ, लगान के कुछ पैसे देने हैं तुम्हारे। होरी कहता है कि लगान के पैसे तो हमने दे दिए थे। और होरी जाता है, कुछ देर बाद आता है और गोबर से कहता है कि पता नहीं कैसे कैसे जोड़े, अभी लगान अभी तक बकाया है उनका। तो गोबर कहता है बिल नहीं देते हैं क्या यहाँ? गोबर कहता है कि रुको बाबू, मैं जाकर बात करके आता हूँ अभी। और जाता है तो कहता है कि बापू ने सब पैसे जमा कर दिए, तो तुम लोग कैसे पैसे फिर लगान बढ़ गए? तो वे लोग घबरा जाते हैं, कहते तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में कैसे बात कर रहे हो? झिंगुरी सिंह कहता है कि है तो है। तो इतने में गोबर कहता है कि मेरी भी पहचान मिर्ज़ा साहब से है, और जो जहाँ पर खन्ना साहब और राय साहब उनसे बराबर मिलने आते हैं। इतने में झिंगुरी सिंह, नोखेराम और पंडित दादा दीन घबरा जाते हैं। और झिंगुरी सिंह कहते हैं कि बैठो बैठो, कि होगा, जमा हो गया होगा, मैंने देखा नहीं होगा, गलती हुई, चलो बैठो। तब जाकर मान जाते हैं। और इधर गोबर अपने घर आता है और गोबर अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार तुम्हें भी लेकर चलेंगे शहर में, वहाँ खाना बनाने की बहुत दिक्कत होती है। दोनों आपस में राय बातें करते हुए मान जाते हैं। गोबर का एक छोटा सा बच्चा भी था उसके साथ में। और अपनी माँ और पिता होरी से कहता है कि अब हम चले जाएंगे कल। तो उसके माता पिता नाराज़ हो जाते हैं और झगड़ा कर कर चले जाते हैं दोनों। धनिया कहती कि तो अभी बेटा हुआ है, इसको तो रहने दो, कम से कम 5 साल का हो जाने दो। लेकिन दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद होरी अपनी बड़ी बेटी सोना का शादी करने को चाहता है। सोना की शादी पास के गांव में ही सूर्य प्रताप सिंह के लड़के से तय हो जाती है, जो दहेज शुरू शुरू में बहुत मांगते हैं। लेकिन सोना की सहेली सिलिया के द्वारा गांव में उस सूर्य प्रताप के लड़के के से बात होने पर सोना कहती है कि मैं उनके घर का सारा जिम्मेदारी निभाऊंगी, और इस वजह से दहेज नहीं लेते हैं वे लोग। और एक दिन नाई आता है सूर्य प्रताप के यहाँ से और होरी से कहता है कि लेटर लिखवा कर लेकर आता है वहाँ से। तो होरी पढ़ता है कि वही दहेज नहीं लेंगे और रसद की व्यवस्था भी कर लेंगे वे। सोना की शादी अच्छे से हो जाती है, जिसमें गोबर भी शामिल नहीं होता। इधर गोबर के चाचा शोभा भी उसके वहाँ से होकर आते हैं और गांव में होरी और शोभा दोनों लगान के बात के लिए जाते हैं। और रास्ते में शोभा द्वारा पता चलता है कि गोबर का लड़के की मृत्यु हो गई है, और होरी रोने लगता है। और शोभा द्वारा यह भी पता चलता है कि झुनिया कहीं काम कर रही है, बर्तन वर्तन मांजती है बड़े बड़े घरों में। और गोबर कहीं हड़ताल वड़ताल के चक्कर में फंस गया है कंपनियों में। हालत बहुत ख़राब है। और कुछ ही दिन बाद होरी रूपा, अपनी छोटी बेटी रूपा की शादी के लिए रिश्ता ढूंढता है। और पंडित दादा दीन द्वारा उन्हें पता चलता है कि एक अधेड़ व्यक्ति है जो दहेज में कुछ नहीं लेगा, पर तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। और होरी भी तय कर देता है। और दादा दीन होरी को यह लालच दिलाता है कि तुम्हारे खेत भी गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। और शादी होती है अधेड़ व्यक्ति से, और इसमें गोबर और झुनिया भी शामिल होते हैं, जो शहर से उदास होकर गांव में लौटे हुए थे। और कहानी के अंत में क्या होता है कि
जो होरी राम कह रहा था कि गांव में जो मर्यादा है वो शहर में कहाँ, वो भी अंत में मजदूर वर्ग की ओर जाने लगा। वो पास के ही सोनारी गांव में सड़क निर्माण चल रहा था कार्य, वहाँ पर मजदूर का कार्य किया और कार्य करते करते उसकी उम्र हो गई थी। अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु होने वाली थी। जो खाट पर लेटा हुआ था अपने घर में। इसी समय पंडित दादा दिन आता है, कहता है कि अब तो धनिया तुम्हें गौ दान कर देना चाहिए। धनिया कहती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, यही जो 4 आने हैं तुम्हें दे देती हूँ। और वही देकर गौ दान हो जाता है और होरी की मृत्यु हो जाती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। और प्रेमचंद जी यहीं कहते हैं कि होरी जो एक किसान था, एक गाय की इच्छा लेकर आया था। वह गाय भी लिया तो उसके घर सह नहीं सका और सामंतखोरों ने उसे इस प्रकार लूटा कि वह बहुत दुखी हो गया। जैसे झुमरी सिंह, दाता दिन, राय साहब, पुलिस वाले आदि सामंतियों ने उन्हें खूब लूटा। प्रेमचंद जी कहते हैं कि अंत में होरी परिश्रमी तो था ही, अंत में परिश्रम करते करते उसे दुखों का कारण बनना पड़ गया और दुख से ही उसकी मृत्यु हो गई।